मैं तुमसे तंग आ गया हूँ अविनाश, तंग आ गया हूँ मैं तुम्हारी इन बचकानी हरकतों से। आखिर कब तक मैं ये सब संभालता रहूंगा? कब तक और कब तुम अपनी जिम्मेदारी समझोगे? ये बिजनेस, ये इतना बड़ा अंपार मैंने सब अपने दम पर खड़ा किया है और तुम्हें सब कुछ पका पकाया मिल रहा है तो भी तुम्हें रास नहीं आ रहा। मेरे वर्षों की मेहनत मिट्टी में मिलाने पर क्यों तुले हो तुम? 45 वर्षीय रमाकांत जी अपने बेटे अविनाश पर चिल्ला रहे थे क्योंकि वो उनके बिजनेस को संभालना ही नहीं चाहता था। उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी इस बिजनेस में, इस अंपार में। जबकि रमाकांत को उससे ये उम्मीद थी कि घर का बड़ा बेटा है तो बिजनेस को खूब आगे तक लेकर जाएगा, खूब नाम रोशन होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। अविनाश का ये रवैया घर में सबके लिए चिंता का कारण था कि आखिर ये लड़का करता क्या रहता है सारा दिन। ना घर पर रहता है, ना ऑफिस जाता है, ना कोई यार दोस्त है। ऐसे कैसे गुजारा चलेगा इसका? अविनाश के अलावा उसका एक छोटा भाई विजय भी था जो अपने पापा का बिजनेस में पूरा सपोर्ट करता था। लेकिन वो अभी छोटा था, पढ़ाई कर रहा था। जितना हो सकता था वो बिजनेस को उतना टाइम देता था, लेकिन जो उम्मीदें रमाकांत ने अविनाश से लगा रखी थी उस पर अविनाश खरा नहीं उतरा और इसी वजह से रमाकांत हर वक्त गुस्सैल और चिड़चिड़े रहते थे। इस वक्त भी वो जमकर अपना गुस्सा अविनाश पर निकाल रहे थे क्योंकि आज एक बहुत जरूरी मीटिंग थी ऑफिस में और वो चाहते थे कि अविनाश ऑफिस में आए, सबसे मिले, अपनी जान पहचान बढ़ाए, काम में थोड़ी दिलचस्पी ले। लेकिन अविनाश वहां पर गया ही नहीं और इसीलिए अब रमाकांत को अविनाश पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अविनाश चुपचाप सर झुकाकर उनकी सारी बातें सुन रहा था। इसके अलावा वो कर भी क्या सकता था? हमेशा से यही तो करता आया था वो। ये कोई पहली बार तो नहीं था जो उसे डांट पड़ रही हो और वही उसका इस तरह हर बार चुप रहना रमाकांत का गुस्सा और ज्यादा बढ़ा रहा था। तभी उनकी पत्नी रेखा वहां पर आती है और उनको शांत करते हुए, बस भी कीजिए, अब कितना सुनाएंगे उसको, बच्चा ही तो है अभी। ये सुनकर रमाकांत को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो एकदम से अपनी पत्नी को घूरते हुए, ये बच्चा है? तुम्हारी नजरों में ये अभी भी बच्चा ही है, कुछ तो शर्म करो। इसको रोकने के बजाय, इसको समझाने के बजाय उल्टा तुम मुझे समझा रही हो रेखा। हद है भाई तुम्हारी तो। इतना कहकर अविनाश गुस्से से वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही रेखा अविनाश को घूरते हुए, तेरी वजह से हर बार मुझे डांट पड़ती है, सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से। अरे अपने छोटे भाई को देख, पढ़ाई भी कर रहा है और साथ के साथ पापा का बिजनेस भी संभाल रहा है। जो काम तुझे करने चाहिए वो काम विजय कर रहा है और एक तू है जिसे कोई परवाह नहीं है। आखिर कब तक तू ऐसे निकम्मा और नाकारा घूमता रहेगा? माना कि हमारे पास सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन बेटा ये सब कुछ मेहनत करने से ही आया है और अगर तू मेहनत नहीं करेगा तो तेरे हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। हम आज हैं कल नहीं, उसके बाद क्या करेगा तू? अपने भाई के ऊपर मोहताज हो जाएगा। विजय जो कब से वही बैठा अपनी मम्मी की बातें सुन रहा था, वो एकदम से, माँ प्लीज मेरे भैया मुझ पर मोहताज नहीं होंगे, आप इन्हें कुछ मत कहिए। विजय अपने भाई की साइड लेते हुए बोलता है। रेखा उन दोनों को घूरते हुए वहां से चली जाती है। उन दोनों के जाते ही अविनाश राहत की सांस लेता है और आराम से सोफे पर पसर जाता है। वो विजय की तरफ देखते हुए, थैंक्स यार। विजय उसके पास बैठते हुए, मैं आपको बार बार नहीं बचाने वाला हूँ। मैं जानता हूं कि आपके सपने कुछ और है, आप कुछ और करना चाहते हैं, लेकिन आपने उसके बारे में किसी को भी नहीं बताया। लेकिन आपको जो भी करना है भैया जल्दी कीजिए, वरना घर वाले ताने दे देकर आपको मार डालेंगे। तभी उसका कोई फोन आता है और वो बात करते हुए दूसरी तरफ चला जाता है। वहां पर रह जाता है बस अविनाश। असल में जिस अविनाश को उसके घर वाले निकम्मा और नाकारा समझ रहे थे, असल में वो कोई निकम्मा और नकारा नहीं था। वो एक प्रसिद्ध लेखक था जिसके लाखों करोड़ों चाहने वाले थे, लेकिन अविनाश ने अपनी पहचान छुपा रखी थी क्योंकि वो दुनिया की भीड़ से अलग ही रहना चाहता था। वो लिखता था अपनी खुशी के लिए, न कि नाम और प्रसिद्धि के लिए। लिखने में ही उसका सुकून था। इसलिए उसने ये बात अपने घर वालों को भी नहीं बताई थी क्योंकि वो जानता था कि उसके पापा उसके पैशन को कभी नहीं समझेंगे। वो नहीं समझेंगे कि उसे इस चीज में ही सुकून मिलता है, इसलिए उसने सबकी नजरों में निकम्मा और नाकारा बने रहना ही उचित समझा और सबसे छुपकर अपने सपने को, अपने पैशन को पूरा करना ही उसे सही लगा। जहां इस वक्त उसके मम्मी पापा जमकर उसे डांट कर गए थे, वही अविनाश को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उसके जहन में तो अब भी कोई कविता चल रही थी, कोई ताना बाना चल रहा था। सारा दिन वो घर से गायब रहता था। सबको लगता था कि वो बस यूं ही घूमता रहता है, लेकिन नहीं, वो शहर से दूर एक सुनसान जगह पर जाकर लिखता था। अपनी एक डायरी, अपने सपने, अपनी कविताएं, अपने किस्से, अपनी कहानियां, और इन्हीं के जरिए वो करोड़ों दिलों पर राज करता था। उसकी एक झलक पाने के लिए सब लोग बेचैन थे। जानना चाहते थे सब कि आखिर कौन है ये गुमनाम लेखक।
वही उस करोड़ों की भीड़ में एक अकेली थी पलक, जो सिर्फ उस गुमनाम लेखक के किस्से कहानियों से, उसकी किताबों से ही नहीं बल्कि गुमनाम लेखक से भी प्यार कर बैठी थी, जो हर वक्त उसी में डूबी रहती थी। अविनाश ने अपना नाम भी उजागर नहीं किया था। उसकी हर कहानी, हर कविता गुमनाम लेखक के नाम से ही प्रकाशित होती थी। और ये अनजाना सा गुमनाम लेखक कब पलक के दिल पर इस कदर छा गया कि उसे उससे प्यार हो गया, ये उसे पता ही नहीं चला। और अब वो बहुत ज्यादा बेचैन थी अपने गुमनाम लेखक को ढूंढने के लिए, उससे मिलने के लिए। खैर, दिन बीत रहे थे और अविनाश अपने काम में, अपने कविता लिखने के जुनून में पूरी तरह डूब चुका था। उसकी हर कहानी, हर कविता, हर लेख लोगों के दिल में तहलका मचा रहा था। जितने जुनून से वो अपना काम कर रहा था, उतने ही जुनून से उसे ढूंढ रही थी पलक। ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी थी उसने जहां उसे गुमनाम लेखक से मिलने का एक मौका मिल सके। लेकिन वो जहां भी जाती, उसे हर बार निराशा ही हाथ लगती कि आज तक किसी ने उसे देखा भी नहीं है। जहां अंदर ही अंदर पलक अविनाश के लिए दीवानी होती जा रही थी, वही उसके घर वाले उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे। वो अभी शादी नहीं करना चाहती थी। वो अविनाश को तलाशना चाहती थी, उसे ढूंढना चाहती थी, उसे बताना चाहती थी कि वो सिर्फ उसकी कहानियों से नहीं, उससे भी प्यार करने लगी है। बिना उसे देखे, बिना उसे जाने पागल हो चुकी है वो उसके लिए। वही इन सब से अनजान अविनाश बस अपना काम करता जा रहा था। उसे तो किसी चीज से मतलब ही नहीं था। दुनिया वाले उसे निकम्मा और नाकारा समझते हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। और ये बात तो वो अपने सपने में भी नहीं सोच सकता था कि कोई लड़की उससे इतना प्यार कर सकती है, जो उसके लिए पागल हो सकती है। उधर रमाकांत और रेखा को अविनाश की चिंता सताई जा रही थी कि आखिर ये लड़का हमारी क्यों नहीं सुनता, क्यों काम में दिलचस्पी नहीं लेता। अब तो उन्होंने अविनाश को टोकना भी छोड़ दिया था। पलक भी एक अच्छे परिवार से ताल्लुक रखती थी। उसके पिता भी एक बिजनेसमैन थे। अपने घर की इकलौती बेटी थी वो और सबकी लाडली थी। खासकर अपनी दादी की तो जान बसती थी पलक में, और पलक भी अपनी दादी से बहुत प्यार करती थी। इसी बीच हुआ ये कि रमाकांत ने एक बहुत बड़ी डील साइन की, जिसमें विजय ने उसका पूरा साथ दिया। और अब उसकी सक्सेस के लिए रमाकांत ने एक शानदार पार्टी का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने पलक के परिवार को भी बुलाया था। पलक के परिवार से उसके माता पिता और उसकी दादी आई थी, बस पलक ही नहीं आई थी। पलक के पिता जब उस रात पार्टी में अविनाश से मिले तो अविनाश का स्वभाव उनको भा गया। हालांकि वो जानते थे कि अविनाश अभी कुछ काम नहीं करता है, लेकिन फिर भी उनको तसल्ली थी कि इतने बड़े बिजनेसमैन का बेटा है तो कब तक ऐसे खाली बैठा रहेगा, कभी ना कभी तो कुछ करेगा ही। और उसी रात उन्होंने रमाकांत से अपनी बेटी पलक की और अविनाश के रिश्ते की बात की। अब बैठे बिठाए रमाकांत को अविनाश के लिए इतने अच्छे घर का रिश्ता मिल रहा था, तो वो भला क्यों मना करते। ऊपर से वो लोग जानते भी है कि अविनाश ने अभी बिजनेस की दुनिया में कदम नहीं रखा है, फिर भी उसके साथ रिश्ता जोड़ने को तैयार है, तो और भला उनको क्या चाहिए। किसी ने अविनाश और पलक से पूछना जरूरी नहीं समझा और खुद ही फैसला कर लिया। हालांकि न ही अभी शादी अविनाश करना चाहता था और न ही पलक। खैर, पार्टी बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है। सभी मेहमान अपने अपने घर जा चुके थे। अविनाश और उसका परिवार भी अपने घर आ गया था। जैसे ही वो सब घर पहुंचते हैं, तभी रमाकांत अविनाश को रोकते हुए, बैठो, तुमसे कुछ बात करनी है। वैसे तो आज तक तुमने मेरी किसी बात का मान नहीं रखा है, तुम्हें कुछ भी कह लो, तुमने करना तो है नहीं, लेकिन आज फिर भी एक उम्मीद कर रहा हूं तुमसे कि शायद तुम मेरी बात मान लो। एक रिश्ता आया है तुम्हारे लिए जो मुझे बेहद पसंद है, और मैं जुबान दे चुका हूं, उम्मीद है कि तुम मेरी जुबान का मान रखोगे। ये बात अविनाश के ऊपर किसी बम की तरह गिरी थी। अविनाश ने ये सब दूर दूर तक नहीं सोचा था। शादी, परिवार, जिम्मेदारी, और फिर कौन है जो उसके जैसे निकम्मे से रिश्ता करने को तैयार हो गया। वो तो यही सोच रहा था। वो अभी भी अपनी ही सोच में गुम था और रमाकांत उसके बोलने का इंतजार कर रहा था। देखो, तुम्हें अगर हमारी कोई बात नहीं माननी है तो सीधे सीधे बता दो, फिर मैं इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, अविनाश बीच में है। देखिए पापा, अगर आप तैयार है और लड़की वाले तैयार है तो फिर मुझे कोई एतराज नहीं है। आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा कर लीजिए, मैं तैयार हूँ। इतना कहकर को वहां से उठकर अपने कमरे में चला जाता है। वो बात अलग थी कि उसके दिल में खलबली मची हुई थी। सिर्फ अपने पापा की खुशी के लिए उसने शादी के लिए हाँ की थी। उधर उसकी हाँ सुनकर रमाकांत सच में खुशी से फूला नहीं समा रहा था कि चलो, इस लड़के ने पहली ही बार सही मेरी कोई बात मानी तो सही। साथ ही साथ उसे इस बात की भी खुशी थी कि अभी तो वो लड़की अविनाश की जिंदगी में आए ही नहीं है, और अभी से अविनाश का ये हाल है। उसने पहली बार उनकी बात मानी है, तो जब वो लड़की इसकी जिंदगी में आ जाएगी तो शायद अविनाश भी अपना काम, अपनी जिम्मेदारी समझने लगे। ये सोचकर रेखा और रमाकांत दोनों ही खुश थे, और अपने भाई की शादी के बारे में सुनकर विजय तो वैसे ही बहुत खुश था।
उधर पलक के परिवार वाले घर पर पहुंचते हैं और पलक को बताते हैं कि उन्हें उसके लिए एक लड़का पसंद आ गया है और वो चाहते हैं कि जल्दी ही उन दोनों की शादी हो जाए। बाकी तुम बताओ कि तुम्हारी क्या राय है। पलक के ऊपर भी ये बात किसी बिजली की तरह गिरी थी, क्योंकि वो तो अपने गुमनाम लेखक में उलझी हुई थी। उसके अलावा अभी तक किसी और के बारे में उसने सोचा ही नहीं था, और ऐसे में एकदम से शादी। लेकिन उससे पहले कि वो अपने घर वालों को मना करती, तभी उसकी दादी एकदम से चक्कर खाकर गिर जाती है। आनन फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है और वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि ये एक मेजर हार्ट अटैक था। वो तो घर वाले पास में थे तो तुरंत अस्पताल आने की वजह से रिकवर हो गया, वरना उनकी जान भी जा सकती थी। और आप उसकी दादी का एक ही सपना था कि वो अपने जीते जी पलक की शादी होते हुए देखना चाहती थी। अब तो मना करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। बेचारी पलक भी चुपचाप हाँ कर देती है कि ठीक है कि वो राजी है इस शादी के लिए। लेकिन दिल के किसी कोने में उससे बेहद अफसोस था अपने प्यार को ना ढूंढ पाने का। सबके सामने खुश रहती, लेकिन अंदर ही अंदर रो रही थी, वो तड़प रही थी। अब जैसे ही उसकी दादी थोड़ा ठीक होकर घर पर आती है, तभी घर में शादी की तैयारी शुरू कर दी जाती है और महज कुछ ही दिनों में अविनाश और पलक शादी के बंधन में बंध जाते हैं, बिना एक दूसरे को जाने, बिना एक दूसरे को समझे। अविनाश के मन में तो किसी दूसरी लड़की के लिए कोई विचार भी नहीं थे। उसने तो सोच लिया था कि अपना ये रिश्ता वो पूरी ईमानदारी के साथ निभाएगा, लेकिन पलक अभी तक अपने गुमनाम लेखक को भुला नहीं पाई थी। वो कितनी कोशिश कर रही थी अविनाश के साथ जुड़ने की, लेकिन नहीं जुड़ पा रही थी। शादी बेशक दोनों की हो गई थी, लेकिन अभी तक तो उन्होंने एक दूसरे से बात भी नहीं की थी, सिर्फ एक बार एक दूसरे को देखा था, वो भी सगाई वाले दिन, लेकिन बातचीत दोनों में ना के बराबर। शादी हो जाती है, अविनाश अपनी दुल्हन को लेकर घर पर आ जाता है। गृह प्रवेश की रस्म होती है कुछ, और रस्मों के बाद पलक को उसके कमरे में आराम करने के लिए भेज दिया जाता है। जबकि अविनाश अभी बाहर ही था, पता नहीं क्यों उसे झिझक हो रही थी पलक के पास जाने में। उधर पलक का भी यही हाल था। कमरे की सजावट देखकर उसे कोई उत्साह नहीं होता, कोई उमंग नहीं थी उसके दिल में अपनी शादी की पहली रात को लेकर। किसी तरह खुद को समेटकर वो बिस्तर पर बैठ जाती है और इंतजार करने लगती है अविनाश का। कुछ देर बाद अविनाश आता है। वे अंदर आता है और अंदर से दरवाजा बंद कर देता है। पलक खुद में ही सिमट जाती है। दोनों के दिल तेजी से धड़क रहे थे, दोनों ही असहज महसूस कर रहे थे। वो एक नज़र अपनी दुल्हन को देखता है जो सुहाग सेज पर बैठी घूंघट डाले उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन उसके अंदर खलबली मची हुई थी। कुछ टूट रहा था उसके अंदर, जिसे वो किसी से कह भी नहीं पा रही थी, और अब उसे ये लग रहा था कि बिना उसकी मर्जी के, बिना उसकी इच्छा के उसके अस्तित्व वो रौंद दिया जाएगा। अविनाश अपने पति होने का पूरा हक वसूल करेगा, फिर चाहे उसकी मर्जी हो या ना हो। वो यही सब सोच रही थी, तभी अविनाश बिस्तर के एक कोने पर बैठ जाता है। पलक और भी ज्यादा घबरा उठती है। कमरे में इतनी शांति थी कि घड़ी की टिक टिक भी साफ सुनाई दे रही थी। अविनाश पलक की तरफ देखता है जो अभी भी वैसे ही बैठी हुई थी, कोई हलचल नहीं कर रही थी वो। आखिर अविनाश ही बोलना शुरू करता है, देखिए ऐसे जल्दबाजी में हम दोनों की शादी हो गई, एक दूसरे को समझने का, एक दूसरे को जानने का मौका ही नहीं मिला। समझ नहीं आ रहा कि क्या बात करूं। आप समझ रही हैं ना। पलक उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती, वो वैसे ही खामोश बैठी रहती है। अविनाश उसकी तरफ देखता है और फिर एकदम से, पहले तो आप एकदम रिलैक्स हो जाए, आराम से बैठिए, एक काम कीजिए आप चेंज कर लीजिए, मैं भी चेंज करके आता हूँ, फिर आराम से बातें करेंगे। इतना कहकर वो उठ जाता है और कमरे से अटैच अपने वार्डरूम में चला जाता है। उसके जाते ही पलक राहत की सांस लेती है और वो अपना घूंघट ऊपर करती है और मन में, ये सच में इतना अच्छा है या नाटक कर रहा है। पर जो भी हो, शादी की है मैंने उसके साथ, पति है वो मेरा, मैं कब तक उसे अपने करीब आने से रोक पाऊंगी? और क्या वो समझेगा मेरी बात, मेरे एहसास? कैसे कहूँ कि जिसे मैं जानती तक नहीं, जिसे देखा नहीं, जिसका नाम नहीं पता, उसके लिए मैं पागल हो चुकी हूँ। वो गुमनाम लेखक मुझसे इस हद तक जुड़ गया है कि मैं अपने पति से ही जुड़ नहीं पा रही हूँ। ये क्या हो गया है मुझे? काश कि मुझे थोड़ा और वक्त मिला होता, काश कि मैं उससे ढूंढ पाती, काश मैं बस एक बार उससे मिल पाती, तो शायद इतनी तकलीफ नहीं होती मुझे। ये सब सोचते सोचते उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रोते हुए, कहाँ हो तुम गुमनाम लेखक? ठीक उसी वक्त अविनाश बाहर आता है। अब जैसे ही वो बाहर आता है तो उसकी नजरें जाती है पलक पर और उसकी आंखों से बह रहे आंसुओं पर। सुहागसेज पर बैठी अपनी दुल्हन और उस दुल्हन की आंखों में मोटे मोटे आंसू देखकर अविनाश हैरान रह जाता है। वो समझ जाता है कि जरूर कोई बात है। वो जल्दी से उसके पास जाकर, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? क्या ये शादी तुम्हारी मर्जी के बिना हुई है?
जोर जबरदस्ती की है तुम्हारे घरवालों ने तुम्हारे साथ। वो एक के बाद एक उससे सवाल कर रहा था। पलक अपनी आंसू भरी नजरें उठाकर उसकी तरफ देखती है, फिर ना मैं अपनी गर्दन हिलाते हुए, नहीं किसी ने जबरदस्ती नहीं की है, मेरी मर्जी से हुई है ये शादी। इतना कहकर वो खामोश हो जाती है। पर आंसू नहीं रुक रहे थे उसके। अविनाश उसके करीब जाता है और एकदम से उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए, क्या तुम किसी और को पसंद करती हो? वो बिना किसी परवाह के बोलता है, क्योंकि लेखक है वो जो लोगों के अंदर के भाव पढ़ सकता है, उन्हें कागज पर उतार सकता है, तो पलक के दिल की बात कैसे नहीं समझता। ये सुनते ही पलक के सब्र का बांध टूट जाता है और वो अपना चेहरा अपने हाथों में भरकर रोने लगती है। उसकी हालत देख अविनाश समझ जाता है कि वो किसी और को पसंद करती है। वो उसे शांत करते हुए, अच्छा प्लीज तुम ऐसे रो मत, मुझे बताओ कि वो कौन है, कहाँ है? पलक रोते हुए, मैं नहीं जानती, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती। अविनाश हैरानी से, क्या? जिसे तुम प्यार करती हो, जिसके लिए तुम आंसू बहा रही हो, उसके बारे में तुम कुछ नहीं जानती? कैसे? पलक अपने आंसू साफ करते हुए, वो एक गुमनाम लेखक है, मैं उसकी दीवानी हूँ, उसे कभी देखा नहीं है, उसकी कविताएं, उसकी कहानियां पढ़ते पढ़ते कब उससे प्यार हो गया मुझे पता ही नहीं चला। मुझे पता है तुम मुझे पागल समझोगे और गलत भी। मुझे शादी से पहले तुम्हें ये सब बता देना चाहिए था, पर मौका ही नहीं मिला, और सच कहूँ मैं तो ये शादी करना ही नहीं चाहती थी, पर दादी की तबीयत की वजह से, लेकिन मैंने सोचा आज मैं तुम्हें सब सच बता दूंगी। अपने रिश्ते की शुरुआत मैं ईमानदारी से करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं उसे भूल नहीं पा रही हूँ, तुम्हारे साथ सहज नहीं हो पा रही हूँ। वो रोती जा रही थी और बोलती जा रही थी। जैसे जैसे वो बोलती जा रही थी वैसे वैसे अविनाश को हैरान करती जा रही थी, क्योंकि वो अनजाने में उसी की बात कर रही थी। वो गुमनाम लेखक कोई और नहीं, अविनाश ही था, जो अपने लिए पलक का प्यार देखकर दंग रह गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई लड़की उससे इस हद तक प्यार कर सकती है। वो अभी भी हैरानी से उसे ही देख रहा था, पर कहीं ना कहीं पलक की मासूमियत, उसकी साफगोई उसको प्रभावित कर गई थी। और अब तो उसके आंसू उसे बेचैन कर रहे थे। वो एकदम से उसके पास जाता है और अपने हाथ से उसके आंसू साफ करते हुए, देखो प्लीज ऐसे रो मत, और मैं तुम्हें बिल्कुल गलत नहीं समझ रहा हूँ, वो उसे चुप करवाते हुए बोलता है। पलक बेहद मासूमियत से उसकी तरफ देखते हुए, सच्ची। उसकी मासूमियत अविनाश को मुस्कुराने पर मजबूर कर देती है। वो अपनी पलकें झपकाते हुए, सच्ची प्यार है जो किसी से भी हो सकता है। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम दोनों मिलकर ढूंढेंगे उस, क्या नाम बताया उसका? अविनाश जानबूझकर अनजान बनते हुए बोलता है। गुमनाम लेखक, पलक एकदम से बोलती है। फिर वो हैरानी से, तुम सच कह रहे हो? तुम मिलवाओगे मुझे उससे? पर लोग क्या कहेंगे, हमारे घर वाले? एक बार फिर वो परेशान हो जाती है। अविनाश जितना उसको जानता जा रहा था, उतना ही पलक उसे भाती जा रही थी। वो बिस्तर के दूसरी तरफ बैठते हुए, वो सब बाद में देखेंगे, पहले वो मिले तो सही। और हाँ, तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। जाओ, पहले तुम चेंज करके आओ। ये सुनते ही पलक एक बार फिर हैरानी से उसकी तरफ देखती है। अविनाश उसके मन की बात समझ जाता है और वो एकदम से, क्या हुआ? ये सोच रही हो कि क्या ये सच में इतना अच्छा है या अच्छे होने का नाटक कर रहा है? अविनाश की बात सुनकर पलक की आंखें हैरानी से फैल जाती है और वो चौंकते हुए, मन की बात पढ़ना भी जानते हो क्या तुम? अविनाश मुस्कुराते हुए, बिल्कुल, पढ़ लेता हूँ कभी कभी। वैसे एक बात कहूँ प्लीज, बुरा मन मानना, ये लेखक वेखक से कौन ही प्यार करता है? मतलब क्या ही मिलता है इन किस्से कहानियों में, मुझे तो सब बकवास लगता है। वो मन ही मन मुस्कुराते हुए बोल रहा था, क्योंकि उसे पलक को तंग करने में मजा आ रहा था। पलक जो कब से उसकी बातें सुन रही थी और गुस्से से लाल हो रही थी, वो एकदम से अविनाश को धमकाते हुए, खबरदार जो एक शब्द और कहा तो, मैं कुछ बोल नहीं रही तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलोगे। मानती हूँ कि तुम्हें सच पहले बताना चाहिए था, गुनहगार हूँ तुम्हारी पर। अविनाश एकदम से उसके होठों पर उंगली रख देता है, नहीं तुम्हारी कोई गलती नहीं है, अपने आप को दोष देना बंद करो। इतना तो मैं तुम्हें समझ गया हूँ कि अगर तुम्हें मौका मिलता तो तुम मुझे पहले ही सच बता देती, पर शादी ही इतनी जल्दबाजी में हुई है हमारी, तो क्या ही कर सकते हैं। अविनाश बेपरवाह सा मुस्कुराते हुए बस बोलता जा रहा था और पलक बस उसे देखे जा रही थी। फिर वो प्यार से उसका गाल थपथपाकर, जाओ कपड़े बदल लो और आराम करो, रात बहुत हो गई है। अविनाश बेहद अपनेपन से बोलता है। पलक बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। उसके जाते ही अविनाश के होठों पर बड़ी सी मुस्कान तैर जाती है। पलक उसे अच्छी लगी थी, उसकी मासूमियत उसके दिल में घर कर गई थी।
वो चाहता तो अभी उसे बता सकता था कि जिसे वो ढूंढ रही है, जिसे वो दीवानों की तरह चाहने लगी है, वो गुमनाम लेखक वही है, पर नहीं, वो अविनाश बनकर ही उसका दिल जीतना चाहता था। अब देखना ये होगा कि इस चीज में वो कितना कामयाब होता है और क्या पलक अविनाश के साथ जुड़ पाएगी। ये सब जानने के लिए बने रहिए कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही, जल्द हाजिर होंगे अगले भाग के साथ। धन्यवाद। कहानी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना जाना नहीं।